प्रार्थनया वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं भक्तिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। गतवर्गे अस्माभिः काश्चित् संज्ञाः अधीताः। तासु अन्यतमा संज्ञाः आसीत् धातु संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, अंग संज्ञा च। सर्वे जानन्ति। इदानीम् अहं गुहां करोमि। अहं यदा भवन्तः सर्वे माम् अनुमति ददति चेत् सर्वान् प्रष्टुमिच्छामि। अस्तु, तर्हि सुब्बाराव महोदय। आं महोदय, नमस्कारः। नमस्कारः। धातु संज्ञा काभ्यां सूत्राभ्यां क्रियते? धातु संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकेत् अलन्त्यं मया पृष्टं धातु संज्ञा काभ्यां सूत्राभ्याम्। इति संज्ञा न, धातु संज्ञा काभ्यां सूत्राभ्यां क्रियते? Which two sutras define a dhatu? पुनः एकवारं पृच्छामि। धातु संज्ञा न, धातु संज्ञा काभ्यां सूत्राभ्यां क्रियमाणा अस्ति? Dhatu Sangna has been told by Panini by two which sutras? एकम औपदेशिक तिंशित सार्वधातुकम्। तो सार्वधातुक संज्ञा अस्ति खलु। धातु संज्ञा मया उक्तं। धातु न which two sutras that defines a dhatu? अर्धवधातुर प्रत्यय that is pratipadika. प्रातिपदिकम्। रक्षा भगिनी जानाति वा? सुप्तिगन्त आप लोग, मैंने पूछा वो आप देखते ही नहीं है या समझ में नहीं आता है? मैंने पूछा धातु संज्ञा कौन से दो सूत्र से की गई है? आप पद की संज्ञा कर रहे हैं, प्रातिपदिक की संज्ञा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आपने जो इत संज्ञा की सूत्र है उसका भी आपने उपयोग कर लिया, लेकिन धातु संज्ञा जो मैं पूछना चाहता हूँ वो मुझे अभी तक नहीं मिली। प्रत्यय परस्य न? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप लोग बताइए।
सत्वादि चत्वारि। मैंने सिर्फ संज्ञा पूछा, कौन से दो सूत्र से धातु को संज्ञा होती है? उपदेशे अनुनासिक इत। वो किसकी संज्ञा होती है आप बताइए। इत, चलिए, उपदेशे इत जनुनासिक इत किसकी इको संज्ञा होती इको है? यणच। नहीं, अध्यात्म आप बेसिक ही नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। प्रत्यय ये तो परस्य इत की व्याख्या की आपने, लघु इत में अनुनासिक इच की व्याख्या आपको माइनस हुआ। लेकिन मैंने पूछा क्या कि धातु संज्ञा कौन से दो सूत्रों से करते हैं? औपदेशिक अतिदेशिक। नहीं, सूत्र बताइए। बहुत बार मैंने बोला है क्लास में। भारती भगिनी वक्तुम इच्छति वा? न महोदय। न हस्तम उन्नीतवती न, अनेन न। पृष्टवान्। अस्तु, भुवादयो धातवः सनादन्त्या धातवः तु ओके ओके सूत्राणि भूवादयो धातुः सनाद्यन्तः। सूत्रद्वयम् एतेन माध्यमेताभ्यां मध्यमेन वयं धातुसंज्ञा प्राप्नुमः। तत् प्रत्ययस्य यथा वयं विधानं कुर्मः, कौन से के भू आदय भूवादयो धातवः सनादन्त्या सनाद्यन्तः धातवः। धातवः। सनादन्त्या धातवः भू भूवादयो धातवः धातवः सनाद संज्ञो। यदा कश्चिदपि प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तस्य प्रत्ययस्य योजनं धातुना सह क्रियमाणमस्ति, तर्हि अस्माभिः धातु किम् इति अस्माकं मनसि स्थापनीयं खलु। धातु इत्युक्ते किम्? यदा यदा अहं पृच्छामि धातु इत्युक्ते किं, धातुना सह प्रत्ययस्य योजनं करणीयं, तर्हि धातु अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु। धातु इति पदम् अथवा शब्दः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। तर्हि केन सूत्रेण अथवा काभ्यां सूत्राभ्यां धातु संज्ञा क्रियते पाणिनिना इति चेत् भूवादयो धातवः सनादन्त्या धातवः। भूवादयो धातवः पाणिनिना आहत्य सहस्रं धातवः उक्ताः औपदेशिक रूपेण तस्य धातुपाठे। ते सर्वे धातवः औपदेशिक धातवः इति उच्यन्ते। औपदेशिक धातवः ये पाणिनिना उपदेश अवस्थायाम् उच्यते। तदनन्तरं पाणिनिना 12 प्रत्ययः अपि दत्तानि। तेन वयं यदा वयं धातुना सह योजयामः, पुनः नूतनानां धातूनाम् अपि निर्माणं कर्तुं वयं शक्नुमः। ते सर्वे धातवः सनादन्त्या धातवः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। So what dhatus are originally told in the Dhatu Patha by Panini are called Aupadeshika Dhatavah, and what we are making by adding some Sanadi Pratyaya to the original Aupadeshika Dhatu are called Sanadantya Dhatavah. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? प्रश्नः अस्ति भारती भगिनी? आम् महोदय। सनादन्त्या धातवः इत्युक्ते किम्? सनादि प्रत्ययाः सन्ति, 12 सनादि प्रत्ययाः सन्ति। यथा वयं णिच् प्रत्यय पठामः, सन् प्रत्यय पठितवन्तः कोविदस्तरे, तादृशेव क्यच काम्यच क्यङ्ग णिङ् एतादृशा 12 प्रत्ययाः सन्ति। एते सर्वे वयं पठितवन्तः वा? न, परन्तु कोविदस्तरे तेषाम् उपयोगः अस्माभिः दर्शितम्, अस्माभिः पठितं खलु। अस्तु, अधुना वयं पठिष्यामः। तदनन्तरम् अग्रे गत्वा हाँ, संस्कृतभारत्याः परीक्षा उत्तीर्णवती भगिनी? आं महोदय, किन्तु किञ्चित् विस्मृतवती। अस्तु, कोविदस्तरे पठितवती वा? न, अहं सोपानं कृतवती, अधिकं गीताप्रवेशः खण्डः कृतवती। अस्तु, तर्हि संस्कृतभारत्याः चतुर्थे
सोपाने कोविदस्तरे एतेषां क्वचित् पाठनं भवति। यथा निच् प्रत्ययः भवति, सन् प्रत्ययः भवति, तेषां पाठनम् अपि अस्ति। यथा उदाहरणं वदामि चेत् पठ इति धातुं स्वीकुर्मः। पठ, बालकः पठति, स्वयं क्रिया करोति, पठनस्य क्रिया सः स्वयमेव करोति। करोति आम्। परन्तु शिक्षकः बालकं पाठयति। पाठयति। पाठयति इति क्रियायाः कृते पाणिनिना किमपि न उक्तम्। सो पाठयति, पाठी इति नूतनः धातुः। For that we are using pat plus णिच्, which is a sanadi pratyaya. अस्तु। So pat plus णिच्, it's called a sanadi pratyaya, and we are making a new dhatu called pathi. पाठ। And पाठी। and that pathi we using with pathayati. Similarly, सः पठितुम् इच्छति, बालकः पठितुम् इच्छति। तुमन्। हाँ, तुमन् प्रत्ययः तु अपि अस्ति, परन्तु पठितुम् इच्छति इत्यस्य पुनः अहं नूतनरीत्या अपि वक्तुं शक्नोमि यत् मम पिपठिषा अस्ति अथवा बालकस्य पिपठिषा अस्ति। बालकः पठितुम् इच्छा, पिपठिषा, पठितुम् इच्छति, पिपठिष्यति। सन् प्रत्यय, पिपठिष्यति। पठ प्लस सन्, पिपठिष्यति। पिपठिष इति नूतनः धातुः पुनः प्रत्यये योजने सति पिपठिष्यति इति रूपं वयं प्राप्नुमः। पूर्वाक्षरस्य द्वित्वा भवति तत् सर्वेषु प्रत्ययेषु न भवति। ज्योत्यादिगणे लट् लकारे भवति, तथा यदा सन् प्रत्यय भवति तथा क्यङ् प्रत्यय भवति तेषु भवति, द्वित्वं भवति। अस्तु महोदय। सन् तथा यङ् प्रत्यये कृते द्वित्वं भवति। अस्तु, तर्हि प्रातिपदिकसंज्ञा इदानीं वदतु। प्रातिपदिकसंज्ञायाः अपि सूत्रद्वयम्। अर्थवत्। प्रातिपदिकम् इत्युक्ते किम्? पुत्रं काम्यते, पुत्रीयते। सूत्रद्वयमेव वक्तव्यम्। अन्म्यूट् भूत्वा वदतु भगिनी, पद्मावली भगिनी, अन्म्यूट् भवतु। अन्म्यूट् भवतु भगिनी, पद्मावली भगिनी, अन्म्यूट् भवतु। प्रातिपदिकं न प्रकृति औपदेशिक संज्ञा अस्ति खलु, तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा। सूत्रद्वयमासीत् खलु, मया पाठितम्। भूवादयो धातवः इति तु धातुसंज्ञा क्रियते खलु। अर्थवत् धातु प्रत्यय इति। वदतु। अर्थवत् धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवत् धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। पुनः पद्मावली भगिनी किं वक्तुम् इच्छति? अर्थवत् अधातु अप्रत्ययः इति प्रातिपदिकम्। अर्थवत् यदा सूत्रं पश्यामः, अर्थवद् धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। यदा तस्य विवक्षां तत्र सन्धिविच्छेदं कुर्मः तर्हि अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति उच्यते। The shabda which is not a dhatu but arthavan, it has some meaning. Arthavat adhatuhu, dhatu nasti, pratyayah api nasti, pratyayanta shabdopi nasti, tat pratipadikam. Understood? Arthavat adhatuhu apratyayah.
But this sutra covers only 5% of the entire gamut of the Sanskrit Vangmaya. Mahodaya, Because most ekah sandehah asti, if I may ask. So when ting pratyaya is added only, it becomes a tikanda. Tikanda, is it? yes, The pratyaya. So otherwise it's a standalone pratyaya, which Yeah. gives a So tenga yasya ante asti sa tiganta. So yasya ante sa subanta. Subanta. So all these have samasa in between. All are bahuvrihi samasa. Ting yasya ante asti sa subanta. Sup yasya ante asti sa subanta. Subanta. Okay. What was I was telling? Arthavat adhatuhu apratyayah pratipadikam. So only 5% of the total shabdas are covered. But most of the other shabdas which are covered by another sutra, can anyone tell me which sutra is it? Bharti Bhagini. प्रातिपदिकम द्वितीय सूत्र कृत तद्धित समासाश्च. कृत तद्धित समासाश्च. उत्तमम्. कृतन्ताः तद्धितान्त शब्दाः समस्तपदानि अपि प्रातिपदिकानि भवन्ति. कृत तद्धित समासाश्च. प्रथमे सूत्रे पाणिनिना किं कृतमासीत्? प्रत्यान्त शब्दः न भवितुम् अर्हति. यदा वयम् एकमेव सूत्रं स्वीकुर्मः चेत् कोऽपि अन्य शब्दः प्रातिपदिकं रूपं न धारयितुं पारयति. अनेन पाणिनिना द्वितीयं सूत्रमुक्तं तत् कृत् तद्धित समासाश्च कृदन्ताः तद्धितान्तास्तथा च समस्तपदानि अपि प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नुवन्ति. क्लियर् अस्ति खलु एतावत् पर्यन्तं? शङ्का अस्ति वा एतस्मिन्नपि? I will not repeat third time, okay? We have done this is वदतु भगिनि. कृत इत्युक्ते कृदन्ताः वा? आम्. कृत यस्य अन्ते अस्ति स कृदन्ताः. तद्धित प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति स तद्धितान्ताः. समस्त पदानि समासश्च. सर्वे जानन्ति. यदा कृदन्त यदा वयं वदामः कत् गम् इति धातुं स्वीकुर्मः, तेन सह यदा वयं तवतु प्रत्यययोजनं कुर्मः, गम् प्लस् तवतु, प्रातिपदिकं किं भवति? गतवत् इति प्रातिपदिकं. तस्य सह एव पुनः एक प्रातिपदिकं भवति. तस्य पुल्लिङ्गरूपाणि अपि भवति, स्त्रीलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति, नपुंसकलिङ्गरूपाणि अपि भवन्ति. पठितवान् अथ गतवान्, गतवती, गतवत्. सप्तषु विभक्तिषु इत्यस्य रूपाणि भवन्ति. अवगम्यते? आमाम्. तद्धितान्तरूपः अद्य दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथी. दाशरथी इत्यपि प्रातिपदिकं. सप्तसु विभक्तिषु इत्यस्य शब्दस्य रूपाणि वयं प्राप्नुमः. दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथी. It's called तद्धितान्त शब्दः. पुनः सीतायाः पति सीतापति. सीतापति अपि एका नूतन प्रातिपदिकम्. ओके? महोदय, तद्धितस्य वयं यदि उच्छेदः करिष्यति पदस्य, तर्हि किं पृथक् भविष्यति? तस्मै हितं तद्धितं. तत् हितं तत् हितं तद्धितं. दकारस्य द्वित्व भवति तत्र. न जस्त्व भवति. तत् अधिकं हितं. अत्र हकारस्य धकारादेशः भवति. पूर्वसवर्णसन्धि. सन्धि वयं पश्यामः अनन्तरम्. अस्तु अस्तु महोदय. हकारस्य अपि धकारः भवति. तद् हितं
पुनः तकारस्य दकार भवति, तद् हितं, तद्धितम्। ओके। All other 95% balance shabdas are covered by this sutram. कृत तद्धित समासाश्च। महोदय, निच् दशमगणे विकरण प्रत्यय is निच्. What is the difference between niche, vikarana pratyaya, and niche? So one what we are doing. Secondly, when we are doing a niche as a sanadi pratyaya, we mean that we are doing the function. We are doing the kriya for. We are using someone else to do the kriya. Vayam kriyam karayitum ichhamaha. We are not doing the kriya, but we want someone else to do it. We are just the preraka. I want that children to study. So I made the children study. Aham balkan pathayami. Aham na pathami. Balkan pathayami. Aham balakan pathayitum prerayami. So this is a roop, and this is called preraka niche, and that what is the chatur dashame gane asti swarthe niche. There is no prerayanti. Sah chorayati. कृष्णः नवनीतं चोरयति, तदपि निच् भवति, परन्तु कृष्णः मित्रेभ्यः चोरयति, मित्रैः चोरयति. Someone else make other person to do. Okay. So he also have a niche over there, but here it is a preranathak niche, and the first one it was swarthik niche. चोरयति इत्यस्य चोरयति एवमेव भवति, एवमेव रूप भवति. रूपे कोऽपि भेदः नास्ति, अर्थे भेदः अस्ति. वाक्यं द्रष्टव्यम्. अस्तु. तर्हि अभ्यास वयं पठितवन्तः. अभ्याससंज्ञा, अभ्यस्तसंज्ञा. मित्रैः मित्रेभ्यः द्वयोः अपि शुद्धम्. चतुर्थी न स्यात्. मित्रैः नास्ति न. मित्रेभ्यः मया दोषेण उक्तम्. मित्रैः. मित्रैः. मित्र के लिए मैं मित्र के द्वारा पढ़वाता हूँ. उसके द्वारा यानी क्षम्यतां को प्रेरणा देते हैं. अभ्यास अभ्यस्त. अभ्यास देवितं भवति चेत् द्वयोः पूर्व अस्ति चेत् तस्य अभ्यासः प्रथमाक्षरम्. अक्षरं न, प्रथमस्य शब्दसमूहस्य अभ्याससंज्ञा भवति. पट अग्रे पट अभ्याससंज्ञा, पट अभ्यस्तसंज्ञा. पठ अभ्यस्तसंज्ञा. उत्तमम्. और अभ्यस्त पच अस्ति चेत् पच अन्तिम अक्षरस्य अभ्यस्त. पच आदौ यः पच अस्ति तस्य अभ्याससंज्ञा भवति. उभे पच अस्ति चेत् अभ्यस्तसंज्ञा भवति. द्वयम्. उभे अभ्यस्तम्. अनेन सूत्रेण द्वयोः एव अभ्यस्तसंज्ञा भवति. अस्तु. तर्हि इदानीम् आगमाः. कतिविधा आगमाः उच्यन्ते पाणिनिना? आगमाः पञ्च. गीत मित् नुडागमः. I am not asking the name of the word, type of the agama. So let's try and understand what I am asking for. मित्रस्य आगमः. No. I am not asking for what is a mitra agama. Type of agama. How many types of agamas are there? 5. Tit. Na. Tit, mit, kit. Tit, kit, mit.
उत्तमम्। मुडागमः इति का? हाँ, नुडागम इज एन आगम ऑफ नकार, मुगागमः। हाँ, okay, चुडागमः। आकार आगम of makar. There are different agamas of different letters. But तुगागमः। how many types of agama is based on where the particular agama letter is to हाँ, be टीत placed. कीत आणि अमित। Tit, with, and with. मित। Mit. Kit Tit, and mit. Kit okay. and mit ને. ટીપ મને નહીં પૂછો, તમે બોલો. हाँ, टीत Kit and mit. कीत आणि मित। कीत, कीत आणि मित। ओके। दक्षा भगिनी वदतु, इदानीं टीत् आगमः यदा भवति चेत् वर्णस्य संस्थापनं कुत्र क्रियते? अग्रे। प्रत्ययः पूर्वं। भवान् दक्षा भगिनी अस्ति वा? मया शब्दस्य कं पृष्टम्? आगमः। टीत् आगमः कुत्र संस्थाप्यते? टीत आगमः तकीत संज्ञा होती है और उसमें टीत में, और आगम अचोन्त्यात परः मिदोच्यांत परः। तो ठीक है, आगमे त्रिभेदे अस्ति, त्रिभेदमस्ति। हाँ, टित्, कित् तथा मित्। उत्तमम्। हाँ, इदानीं टीत् आगमः यदा वयं पठामः दक्षा भगिनी अस्ति। हाँ, दक्षा भगिनी, टीत् आगमे वर्णस्य स्थापनं कुत्र क्रियते? आपने बताया कि टीत कीत और मीत आगम होते हैं, सब समझ गए। अब मैंने जब टीत आगम कहा, जैसे नुटागम होते हैं, आप नुड़ागम बोलते हैं या सुडागम बोलते हैं, तो उसमें सकार का आगम होता है, तो वो कहाँ बैठेगा सकार? वो और कोई बोलेगा, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो सब समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ये हम लोग का 13th क्लास हो रहा है संज्ञा के ऊपर में, ये कम से कम मैंने 10 बार बोला है। ये प्रत्ययः पूर्वं महोदय। धातोः अन्ते भवति। पट् इति दादि, इ आगमः पटि। धातोः पूर्वं। हाँ, धातोः पूर्वं न, यस्य विधानं क्रियते, येभ्यः विधानं क्रियते तस्य पूर्वम् एव स्थाप्यते। यदा ईडागमः, ईटः आगमः, इकारस्य आगमः कुत्र विधीयते, केभ्यः विधीयते? आर्धधातुक प्रत्ययस्य विधानं क्रियते। यदा आर्धधातुकस्य वलादेः अनेन सूत्रेण वल् आदि धातु ये सन्ति तेषां विधानं क्रियते, तेभ्यः विधीयते। सो ये विधान प्रत्यय को किया गया है, ठीक है। जो आर्ध धातु प्रत्यय जो बोले गए हैं, वल प्रत्यय, वलादि प्रत्यय, उसको विधान किया गया है कि टीत आगम होगा, ये इथा इट आगम होगा, ठीक है। तो इकार आकर के कहाँ बैठेगा? अनम्यूट भवतु। पूर्व पूर्व। हाँ, किसके पूर्व बैठेगा? पठ अस्ति चेत् के पूर्व, यानी पठि पठितव्यम् एव। धातोः पूर्वे। धातोः नहीं, मैंने कहाँ बोला किसको किया हुआ है? विधान प्रत्यय को किया हुआ है ना। आम, शब्दस्य पूर्व। हाँ, शब्द नहीं। जैसे हम अधि लेते हैं पठिष्यति, ये आप समझिए, पठ और स्या, एक मिनट, पठ और स्या और ती, ठीक है। ती है, ती प्रत्यय है, स्या है वो लकार प्रत्यय है जो लृट लकार में लगता है, और वो आर्ध धातु प्रत्यय है, ठीक है। तो स्या प्रत्यय को ईट का विधान किया है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है सबको? भवानी भगिनी, हिंदी भाषायां वदामि अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? सम्यक् अवगन्तुं शक्नोमि। अस्तु। हरि ओम् महोदय।
हरि ओम। यथा एक प्रत्ययस्य विधानं, हाँ, प्रत्ययस्य विधानं यदा यदा इतः विधानं स्य इति प्रत्ययाय क्रियते चेत् तस्मात् पूर्वं तस्य स्थापनं भवति। आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण आदि अन्ते टिक् कितौ टित् कितौ, ये टित् प्रत्ययः ये सन्ति, ये आगमाः सन्ति, ते सर्वदा यस्मात् विधीयते तस्मात् पूर्वं संस्थाप्यते। विधीयते इत्युक्ते प्रत्ययः विधीयते प्रत्यय का तस्मात् विधान पूर्वे। किया जाता है। कोई भी चीज का मैं आपको बोलता हूं कि इकार ईट का आगम हुआ तो मैंने विधान किया कि ये आगम होगा। तो ये आगम कहां पर होगा? यदि मैंने टित कहा है तो ये प्रत्यय के आगे में आट के बैठेगा, तो इसीलिए हमको रूप क्या मिलता है? पठिष्यति। पठी और बाद में स्या है, तो स्या के आगे में बैठे आकर के इकार बैठा। प्रत्यय से आदि। हाँ, प्रत्यय को विधान किया है पठिष्यति, तो स्या के आगे में आपको इकार बैठा। ठीक है। ईडागम कहाँ हुआ? पठी, ई के आगे में, स्या के आगे में इकार बैठा। प्रत्यय के आगे। जी। अब कित आगम किसको बोलते हैं? तो उसको आद्यंतो टकितो यही बोलते हैं। नहीं, आद्यंतो टकितो ये सूत्र है जो विधान करता है कि वो कहाँ बैठेगा। आदि जो है वो टित बैठेगा और अंत में कित बैठेगा उसके बाद। यदि कोई, जैसे मैंने एक, हम लोग शानच प्रत्यय पढ़ते हैं, तो उसमें मकार का आगम होता है, मुगागम बोलते हैं, मुक आगम, मकार का आगम होता है। तो एक सूत्र आता है आने मुक, जो आने मुक किसको होता है? अदंत अंग को मकार का आगम होता है, तो वंदमान बनता है। वंदमान, मकार का आगम कहाँ हुआ? वंदमान। तो शानच प्रत्यय को आगे में मकार का, इसमें सॉरी अदंत अंग को, जिसको वंद जो बनता है, उसके बाद में मकार का आगम होगा। वंद मान। परंतु सिर्फ यदि शयाते शेते शिंग धातु है, उसमें शयान हुआ, उसमें मान नहीं हुआ, क्योंकि यह अदंत धातु के लिए बताया गया है, जो जिसका अंग अदंत है, अकार से लास्ट में अकार होता है, उसको अदंत बोलते हैं, ह्रस्व अकार। ठीक है ना। तो आने मुख सूत्र से मकार का आगम हुआ और वो कित आगम है, इसीलिए वंद अदंत अंग के बाद में बैठा। वंद मान। फिर आप छेच सूत्र है, संधि सूत्र में अभी खाली आप बोल रहा हूं। छेच सूत्र क्या बोलता है? ह्रस्व स्वर के बाद में यदि छकार है तो उसको इसके दोनों के बीच में तकार का आगम होगा। तुक आगम। हाँ, कीतागम है। तुक मतलब कीतागम हुआ। हाँ। ककार की संज्ञा होती है तो कीतागम हो जाता है। यस्मिन् शब्दे ककारस्य इत्संज्ञा भवति सह शब्दः कित् भवति। यदा तुक् आगमः, तुक् अत्र ककारस्य इत्संज्ञा भूत्वा तकार एव अवशिष्यते। अस्तु, तर्हि अयं शब्दः, अयम् आगमः कित् आगमः भवति। तर्हि कुत्र विधानं क्रियते, कस्य विधानं क्रियते? परशु छिन्नः। यदा वयं पश्यामः परशु छिन्नः, परशुना छिन्नः, कट बाय अ परशु। So how does it happen? परशु तु प्लस छिन्नः। तो यहाँ पर जो अदंत, जो ह्रस्व स्वर है, उसके बाद में इसका आगम किया गया है। ह्रस्व स्वर को बाद में आगम किया है, तो इसीलिए वो तकार कहाँ बैठेगा? ह्रस्व स्वर के बाद में। परशु त छिन्नः।
और बाद में तकार की शुत्व होकर के चकार हो जाएगा। शुत्व। हाँ, समझ में आ रहा है? ये कितागम हो गया। अभी दूसरा हुआ मितागम, जहां पर मकार की संज्ञा हुई है। क्या सूत्र है उसका? मिदतोंचा या परः मिदतोन मिदचोन्त्यात् परः। परः। अंतिम अचः परे। एकेन उदाहरणेन माध्यमेन कोऽपि वदतु या। वंदिन। आप वो कोई उदाहरण देके बताएं। हम लोग एक आगम पढ़े थे, यदि तो नुम वंद धातु हो, यदि वद धातुओं को नुमागम होता है, होता है कि नहीं होता है? वदी धातु होती है तभी इकार वहाँ नुम आगम नकारस्य आगम होता है। तो जो उसका प्रत्यय के उसके प्रत्यय के बाद वंद वंद में कहाँ प्रत्यय दिख रहा है आपको? नहीं प्रत्यय नहीं, उसका जो वो लगता है ना धातु का धातु प्रत्यय पट वंद। आप अभी वंद में फोकस करिए। वद है आपके हाथ में, वदी वदी ही वदी धातु है। इकार की ईद संज्ञा हुई तो आपके पास में क्या बचा? वद। हाँ वद में कितने वर्ण हैं? तो नहीं, दक्षा जी, लास्ट केवल दक्षा जी बोलेंगे। लास्ट जो उसका जो ये है ना इव आ इत वकार अकार दकार वकार अकार दकार त्रीणि वर्णानि एव, त्रयः वर्णाः एव खलु? नकारः एतस्मिन् स्वरः कः? वकार। अकार स्वर वकार। अकार 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 इज अच, राइट? स्वरः अथवा अच। अकारः परे नुगुम नु नु नुमागम अंतिम स्वरः, अंतिम स्वरात् परे अथवा अंतिम स्वरः परे नुमागम भवति। अंतिम स्वरः परे। अस्मिन् अंतिम स्वरः कः? अंतिम स्वर नास्ति वकार प्रथमा स्वर तो अस्ति। एकमेव महोदय, वकार एकमेव अकार दकार त्रयः वर्णाः सन्ति। एतस्मिन् ह्रस्व अकार अस्ति खलु? स्वर, अस्ति। स्वरवर्ण। स एव आदि स एव अन्तः। तर्हि सः वर्णस्य अन्ते भवति, तस्य नुमागम, नकारस्य प्लेसमेंट। अनेन वन्द इति रूपं सिद्ध्यति। वन्दति, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते। वन्दते। But the original dhatu is vadi. 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 Okay. Hope you all understand correctly. There is no need for clarifying again and again and again, because we are not getting forward, moving forward. महोदय, वन्दी इत्युक्ते बोलना, वन्दी इत्युक्ते नमस्कारं करना। हाँ, पादन स्तुत्यो। महोदय, कित् आगमः इत्युक्ते इक् आगमः भवति वा? कुत्र? कित् आगमः कित् आगमः उक्तं खलु? तुगागम भवति, ह्रस्वस्वरे परे तुगागम भवति। पुनः यदा वयं शानश् प्रत्ययं पठामः, which one? शुत्वसन्धि कारणात् परशुच्छाया। हाँ, परशुच्छाया, तस्य आगमः तकारस्य भवति। चकार कुत्र विधीयते, कुत्र आगच्छति? परशु अधिकं छाया अथवा किमपि यत् स्वीकुर्मः, वृक्षः अधिकं छाया, वृक्ष अधिकं छाया या वयं स्वीकुर्मः, तर्हि वृक्ष तस्य
अकार ह्रस्व अकार भवति खलु अन्ते, तस्मात् अनन्तरं छकार अस्ति। अनेन कारणेन तुगागम भवति, तकारस्य आगमः भवति। कुत्र स्थाप्यते? ह्रस्वस्वरात् अनन्तरम्। अस्तु, तर्हि वृक्षत् वृक्षत् छाया, आदौ तकार एव स्थाप्यते, अनन्तरं श्चुत्वे सति तस्य वृक्षत् छाया भवति। वृक्षत् छाया चकार भवति। आदौ वृक्ष त छाया, देन वृक्ष च छाया। चुत्व संधि वा छत्व संधि वा महोदय? चुत्व संधि एव। श्चुत्व एव, स्तोश्चुनाश्चु। स्तोश्चुनाश्चु, अस्तु अस्तु। तर्हि तकारस्य चकार भवति खलु? आम् 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 आम्, अवगतम्। इदानीम् अङ्गसंज्ञा कः वक्तुं शक्नोति? अङ्ग्य इत्युक्ते किम्? All these things I have repeated many a times, so I want that everyone should know these particular संज्ञास। जो अंतिम वर्ण है उसके पहले का जो है उसको अंग बोलते हैं। प्रत्ययस्य पूर्वात्, प्रत्ययस्य पूर्वात् यत् पूर्णम् अस्ति तदेव अङ्गम् इत्युच्यते। धातु के महोदय, पट् प्लस आ प्लस ति, पट् प्लस आ इति अंग इति उच्यते। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यस्य यस्मात् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तस्य तस्मात् प्रत्ययस्य पूर्वं यः शब्द समूहः वर्तते तस्य अंगसंज्ञा भवति। यदा पठ इति वयं, प्रश्नः अस्ति वा? आं महोदय, एतस्य सूत्रं किम् अस्ति? कस्य सूत्रम्? अङ्ग यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। 1413। 1413 पुनः वदिष्यति महोदय। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्ययः विधिस्, हाँ, विधिस्तदादि, विधिः अनन्तरं तकार आगच्छति, पुनः विसर्गस्य सकार भवति। विधिस्तदादि तदादि प्रत्ययेङ्गम। एतस्य अर्थः किञ्चित् स्पष्टः करिष्यति वा? आं, निश्चयेन करोमि, तदेव अहमस्मि। यस्मात् प्रत्यय विधिः तदादि प्रत्ययेङ्गमः। प्रत्यय अंगः, जिस प्रत्यय को विधान किया जाता है, जैसे पठ के बाद में हमने लट लकार की जगह पर हम लोग ने तिप का विधान किया। तिप प्रत्यय, प्रथम पुरुष एक वचन, पठ प्लस ति। एक उदाहरणं वदामि वा महोदय? लघु उदाहरणं। महोदय, वयं पठ धातोः पट् योग शप् योगति इति वयं जानीमः। वादिगणस्य धातु पट् अस्ति, तत् लट्लकारे रूपं कथं निर्मीयते? पट् योग शप् योग तिप्। अत्र तिप् प्रत्ययस्य अङ्गं भवति शप् इति विकरणप्रत्ययः। शप् विकरणप्रत्ययस्य अङ्गं भवति पट् इति धातु इति अहं मन्ये।
महोदय साधु वा महोदय नास्ति वा? महोदय नास्ति इदानीं नास्ति, इंटरनेट प्रॉब्लम। अन्तर्जालसमस्या न दृश्यते। आम् 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 सर्वे अवगतवन्तः इति अहं मन्ये। अहं पुनः वक्तुं शक्नोमि वा महोदय? अहं पुनः वक्तुं शक्नोमि वा? पठ अधिकं शप् अधिकं तिङ् एतस्य भवति पठ हलन् अधिकं शप् इत्यस्य आकारः अधिकं तिङ् इत्यस्य ति भवति पठ अधिकं ति पठ अकार अधिकं ति इत्युक्ते पठति। तस्मात् ति इति अङ्गसूत्र अङ्ग। किम् उक्तवती भवती? भवती उक्तवती तस्य एव अहं पुनरावर्तनं कृतवती। न अत्र पट् योग शप् योग ति इति लट्लकारस्य रूपं निर्मीयते वयं किल? अत्र पूर्णतया यदि अङ्गम् इति वक्तव्यम् इति चेत् तिङ् प्रत्यय तिप् अस्ति किल? तिङ् प्रत्यय इति युज्यते। तिप् प्रत्ययस्य अङ्गं भवति शप् विकरणप्रत्यय। तिप् प्रत्ययस्य पूर्वम् अस्ति किल शप्? शप् विकरणप्रत्ययस्य पूर्वम् अस्ति पट् इति धातु। अतः शप् विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम् इति पट् धातो उच्यते। तिप् इति तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गम् इति शप् इति विकरणप्रत्यय उच्यते। शप् न पठ अधिकं शप्। आं भगिनि पट् योग शप् योग ति। पट will be the angam for तो ये पट् जो will be the angam for shap. Shap will be the angam for tip. पठ इति अंग भवति। पठ अधिकं शप् शप् आकार भवति। प्रत्यय के पूर्वे जो भी शप् प्रत्यय लगता है उस वहां तक। क्षम्यतां कदाचित् मम सङ्गणके दोषः अभवत्। अहम् एकम् उदाहरणम् उक्तवती। पुनः एकवारं वदामि। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम। एतस्मिन् विषये अस्माकं चर्चा अप्रवर्तत। वयम् अपि चर्चां कृतवन्तः। अस्तु, किं कृतवन्तः वदतु। अहम् एकम् उदाहरणम् उक्तवती। पट् योग शप् योग तिप्। तिप् प्रत्ययस्य अङ्गम् अस्ति शप् विकरणप्रत्यय। शप् विकरणप्रत्ययस्य अङ्गम् अस्ति पट्। ध्यानेन शृण्वन्तु। यदा आदौ तिप् प्रत्यय विधानं कुत्र क्रियते? लकारस्य स्थाने भवति खलु। पठ अधिकं लट् इति स्वरूपं भवति आदौ। पठ अधिकं लट्। तर्हि तदनन्तरं लटस्थाने तिप् प्रत्ययः योजयामः। तिङ् प्रत्ययः। तर्हि तिपः विधानं क्रियते। तर्हि लट् पठ अथवा प्लस् तिप् भवति। तर्हि तिप् प्रत्ययस्य कृते तस्मात् पूर्वं ये वर्णाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अंगसंज्ञा भवति। सवर्गसमूहस्य मिलित्वा पकार अकार ठकार। पकार पट् इति धातु। प अ ठ अ इति। प अ ठ अ।
यानी धातु को प्रत्यय लगने के अकार एव महोदय प्रत्यय लगने के पकार जो भी बनता है, टकार जो अकार टिप प्रत्यय के पहले जो भी होता है उसको अंग बोलते हैं। पठ इति संज्ञा भवति तिप् प्रत्यय कृते प्रत्ययस्य ये कृते। प्रत्ययस्य पठ इति अंग संज्ञा भवति। आम्। अकार अकार टकार अकार। अरे 12 बज गए, दवाई नहीं ली। भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय। 11 बजे लेनी थी ना भवान् रेफरेंस के म्यूट् साथ ही। मध्ये अस्ति। भवान् सङ्गणकं नेट प्रॉब्लम आई थिंक। हाँ, समस्या अस्ति चेत् Then श्रूयते? आम्। आरंभ लगा ले नेक्स्ट टाइम ना। लैपटॉप नेटवर्क श्रूयते हाँ। न समीचीनं न श्रूयते। हाँ, आदौ यदा वयं भू अथवा पठ धातुं स्वीकुर्मः तेन सह तिपः विधानं कुर्मः खलु। सो तिप् प्रत्ययस्य विधानं कुर्मः। So the dhatu no longer remains a dhatu. It has renamed itself as anga for that particular pratyaya. Mind that particular pratyaya, please give the emphasis on that. That particular pratyaya, and not to anyone else. The anga is only related with a pratyaya. As soon as we are adding a pratyaya to it, the dhatu converts itself to a anga. So whatever the additions we are doing by adding a vikarana pratyaya, this also gets added to the particular dhatu. The dhatu, what was purvada as a dhatu. For example, bhu dhatu vayavim sukarmaha, bhu plus tip, latasthane tipah adesha kritah asmadhi. So bhu iti dhatu tip pratyayasya krite anga sanya prapnoti. Now we have to find the number of varnas. Bhakara, ukara. Two varnas will be anga sanya. न श्रूयते महोदय किमपि। महोदय, I think you have to आशा भगिनी अन्ये म्यूट् मध्ये तिष्ठन्तु कृपया। इदानीं श्रूयते, अन्ये लोकाः अपि वाचनं कृतन्। अहं सर्वान् म्यूट् करोमि। आम्। अस्तु, यदा वयं संज्ञां स्वीकुर्मः अङ्गसंज्ञा, तेन सह यदा वयं लकारविधानं कुर्मः खलु, लट् लकार मया मम वीक्षा अस्ति, लट् लकारे किमपि वदामि तर्हि भू प्लस लट् आदौ स्थापनीयम्। इदानीं लकारस्य स्थाने तिप् विधानं क्रियते, टिङ् प्रत्ययानां विधानं क्रियते सर्वदा। They cannot be attached to the dhatu directly. First, dhatu is added to the lakara, or the lakara is added to the dhatu. Bhu plus lat, or bhu plus lot, bhu plus lang. Then lasya, lakarasya sthane tip pratyayah adishtah, ting pratyayah. Okay, lakarasya sthane lakaram संस्थाप्य विच्छेद्य तेषां स्थानं भवति। सो लट् लकारस्य स्थाने यदा वयं तिप् प्रत्यय योजयामः,
इदानीं तिपः कृते यः पूर्वं तस्मात् पूर्वं वर्तते सः वर्णसमूहः शप् अङ्ग इति नाम्ना ज्ञायते। ओके, अंडरस्टूड? तो भू इति अंग ना? For tip, when I say हाँ bhu, टिप always in relation to this. Now, if I want to add something as kartari, as a kartari, mama vivaksha asti, we can do like kartari as well as karmani. We can do whatever we want to. Bhuyate api bhavati, bhavati api bhavati. So what is my vivaksha is to use as kartari. So when I am using a kartari, then kartari shap iti sutrena shapah adesha bhavati. Shap vikarana bhavati. Bhu plus shap plus tip. Now see how the scenario changes. Shapah krute bhakara ukara iti anga asti, which was previously the anga for tip. Just because a vikaran pratyaya get in between, so that sanya will change. Because the varna samuha, we are no longer concerned about the word dhatu. It is just a varna samuha called anga. महोदय उसका वो लिख के बताओ थोड़ा करके। मैंने तो लास्ट टाइम भी तो बताया था ना आपको। हाँ तो वो तो हाँ भव हुआ था, वो भो और नहीं, लट लकार में भवो होगा, लंग लकार में अलग होगा, ऐसा बोल रहे। वो सभी में, मैंने तो अभी भू इसमें आपको बताया था। हाँ, कर्तरी कर्मणि। हाँ, एक मिनट। राधा, इन शॉर्ट मतलब कोई भी पद अगर बनाना है तो उसमें आपने सिंह या सुप प्रत्यय लगाना है, और उसमें जैसे तिप्तर झी सब लगा तो वो मतलब लगने के बाद ही वो पद बनता है। और उसमें अभी आपने पद बनता है, वो पद अभी हम नहीं बना रहे हैं। अभी आप फोकस कीजिए अंग किसको बोलते हैं, पद बनाने की प्रक्रिया अभी हम समझ रहे हैं। और इसके अंदर में जो जो संज्ञाएं होती है हम लोग पहले वो जान रहे हैं। जी जी जी, ठीक। जैसे भू है उसको पट है या वो सब जिसपे तिप झरसी जो भी लगता है, प्रत्यय लगाने की जो क्रिया है वो आप बता रहे हैं। जी, अभी केवल नाम जान रहे हैं, हम क्रिया भी आरंभ नहीं किए। जी जी, धन्यवाद। इसको क्या बोला जाता है? जी धन्यवाद। दिख रहा है मेरा कंप्यूटर में? जी जी। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। जो प्रत्यय को विधान किया जाता है वो प्रत्यय के पूर्व में जो वर्ण समूह होते हैं उसको अंग बोलते हैं। मैंने यहां पर धातु नहीं कहा है, वर्ण समूह कहा है, क्योंकि आप देखिए आगे में, जैसे ये सिर्फ धातु नहीं है, ये इस नाम पद भी हो सकता है। राम हम लोग सुबंत आपको नाम पद लेते हैं, उसके हम लोग प्रथमा विभक्ति में सु करके प्रत्यय जोड़ते हैं, सु ओजस का सु जोड़ते हैं, तो राम अधिकम सु हो जाता है। तो वो सु प्रत्यय के लिए उसके आगे में जो जो वर्ण विद्यमान है वो सभी वो प्रत्यय के लिए, सु के लिए वो अंग है। रेफ, आकार, मकार, अकार, 4 वर्ण हुए राम में, प्लस सु। तो सु जो प्रत्यय है उसके पहले 4 वर्ण समूह है, उसको हम लोग अंग संज्ञा करते हैं उसकी। अब वो धातु नहीं है, नाम पद नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। जब प्रत्यय जुड़ेगा तब पद बनेगा। देखिए यहां पर अब भू सत्तायाम धातु है, अभी मैंने यहां पर एग्जाम्पल के लिए ली है। सो सबसे पहले धातु संज्ञा करेंगे, भुआदयो धातवः। बाद में धातु ली
और मुझे लट लकार की विवक्षा है बोलने की, मम विवक्षा अस्ति लकारे लट लकारे किमपि वदामि। अनेन लट लकारस्य स्थाने तिप्तझि इति तिङ् प्रत्ययानाम् आदेशः भवति। तेषु मया तिप् इति चितः तिप् प्रत्यय का मैंने चयन किया। इदानीं किं भवति, इदानीं किम् अस्ति, भू प्लस तिप् शप् इदानीं नास्ति। इदानीं मम विवक्षा का, कर्तरि वक्तुम् इच्छामि अथवा कर्मणि वक्तुम् इच्छामि, तेन आधारेण प्रक्रियायाः परिवर्तनं भवति। यदा कर्तरि अस्ति चेत् शप् कर्तरि शप् इति नाम्ना सूत्रेण शप् प्रत्ययस्य विधानं भवति। Now you can see the shap in between tip and bhu. शप, इसका प्रत्यय का जो उसमें से आकार कैसे बना, कैसे कौन बताएगा? जो शप है यहां से आकार बना, कैसे बना? प का हलन कैसे वो इत संज्ञा हो गई और लसक लशक्व तद्धिते, उससे साकी इत संज्ञा हो गई और हा। ठीक, उत्तम। अब क्या दिख रहा है आपको? भू, अ और ती। अब देखिए यहाँ पर भू और अ के बीच में क्या काम हो रहा है। अभी भू को देख के जब कोई भी धातु अथवा नाम पद प्रत्यय के साथ में जुड़ता है तो अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ शेयर करता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने ऊपर में लेता है। उसके ऊपर में या प्रत्यय का चेंज होता है तो धातुआदेश कहते हैं, और प्रत्यय के हिसाब से धातु को बदलते हैं तो प्रत्ययादेश होता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कुछ चेंजेस आते हैं। यहां पर भू और शब्द, आपको भू और शब्द आप वो देखिए, भू और अ, तो आकार को देख करके भू ने अपना स्टाइल चेंज किया, वो उसको गुणादेश हुआ। उसका सूत्र क्या है? सार्वधातुक आदुधातुकयो हो। अजंत अंग को गुणादेश होगा। अजंत मतलब जिसके अंत में अच होता है, और गुण और वृद्धि हमेशा इक वर्ण को ही होती है। इक वर्ण को आप ध्यान रखिए, हमेशा गुण और वृद्धि दोनों हमेशा इक वर्ण को होती है और किसी वर्ण को नहीं। इक वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं? तो यहाँ पर कौन सा वर्ण दिख रहा है आपको? उ। तो भूकार को आदेश हुआ, दीर्घ उकार है, इसको आदेश हो गया ओकार का। तो ये कैसे चेंज हुआ? शब्द को देख करके उसने अपना रूप परिवर्तन किया। यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई अभी तक, केवल उसका रूप देख करके शब्द है बोल करके उसका परिवर्तन हो गया। अब संधि कार्य होगा। जब भो आया और अ आया तब उसके बीच में अयादि संधि हुई। अब अयादि संधि में अव आदेश होता है ओकार को, तो भव हुआ। अभी अ यहीं का है, अब इसको चेंज अभी तक हम हिला नहीं है। भव प्लस अ प्लस ती, यण संधि है क्या? उ प्लस स्वर। हाँ, भो प्लस अ में संधि है। नहीं, ओ भो नहीं, प्लस या भो प्लस अ में संधि हुई है। हाँ, ओ में संधि हुई। हाँ, ओ का अब हुआ, तो यांतवांत। हाँ, यांतावान। तो भव प्लस अ प्लस ती। अब देखिए अ के लिए भव आपके जो है वो आपको शब्द के लिए अभी भव है अंग, और ती के लिए क्या है? ये तीनों है। मतलब भकार के अंदर में अकार तो है, भकार अकार
वकार और अकार 4 वर्ण हो गए, जो पहले केवल 2 थे। अब भव, आम ये जो 4 वर्ण हुए वो तिप प्रत्यय के लिए अंग हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर टू द लास्ट लेटर जस्ट बिफोर द प्रत्यय इटसेल्फ। आम समझ में आ रहा है आपको सबको? हा अवगतं महोदय, परन्तु एकः संशयमस्ति अत्र। प्रायः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण इकः अङ्गस्य एव परिवर्तनं भवति। अत्र तु भूमध्ये ह्रस्व इकारः इकः नास्ति, परन्तु दीर्घः उ अस्ति किल, उकारः। न इकः इत्युक्ते ह्रस्वैकः यदा हलन्त धातु अस्ति तर्हि पुगन्त लघुपदस्य इति सूत्रेण लघु इकस्य उपधा गुण भवति, परन्तु अजन्त अंग अस्ति अत्र। धातु इज अजन्त, अच अंत धातु, बट व्हाट वी आर टेकिंग इज हलन्त धातु हैविंग लघु इक, ह्रस्व इक। If the dhatu is halanta and having a hasvaik like lik, so if you are doing a guna of lik, it will become lekha. Lekhaka athva lekhaishyati. But here bhu is an ajanta, having a swara at the end. All ajanta dhatu. All ajanta dhatu and all ik गुण आप करिए, आप सबको गुण आदेश होगा, ई उ रिल रि। मम प्रश्नः अस्ति, अत्र तु ऊकारः किल, ऊकार इक वर्ण किम् अपरत नास्ति खलु, ई उ रिल रि 4 वर्ण 4 वर्णाः सन्ति खलु। इक इति प्रत्याहार अस्ति खलु, प्रत्याहार के वर्णाः सन्ति, इ उ ऋ ल। हाँ, तर्हि इ उ भवती उक्तवती खलु, केवल ह्रस्व उकार न, अतः ह्रस्व दीर्घ प्लुता अपि भवति। ओ अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः, इदानीम् अवगतम्। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? तर्हि अग्रे गच्छामः। अंगसंज्ञा मध्ये शङ्का नास्ति खलु? नहीं। अस्तु, प्रगृह्य संज्ञा सामान्यरीत्या नामपदेषु उपयुज्यते। यदा प्रगृह्य भवति इद् उद् एद् द्विवचनं प्रगृह्यं, तस्य संधि कार्यं न भवति। यदा प्रकृति भाव भवति, संधि स्वर भवति तथापि प्रकृति भाव भवति। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत धातवः द्विवचने भवति चेत् तस्य यदा तस्मात् परे यदि स्वरः भवति तथापि संधि न भवति। Now this pragruhya sanya, and now see example of this pragruhya, like hari etau, hari etau, hari dirgha ikarant. In this case there is no yanadesha, right? Because it is dvivachanam and ikarant, dirgha ikarant. Okay. Similarly, it will be for dhatu also, ending with a ekara. अत्र पश्यतु, पच धातो पचेते, पचेथे, पचावहे द्विवचनं रूपाणि। तस्मादनन्तरम् अचः अचि परे अपि न भवति। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, पुनः समझाइए। ये भगवान, ये तुमने आगे में भी समझाया था। ईदूद ए द्विवचनम प्रगृह्यम, जो सबसे पहले आपको देखना है द्विवचन।
यदि द्विवचन में हाँ समझ में दीर्घ आ गया, वो तो पहले इकारांत, समझ आया था। दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द है, नाम पद भी हो सकता है और धातु भी हो सकती है, धातु रूप भी हो सकती है, ठीक है ना। तिगंत भी हो सकता है, सुबंत भी हो सकता है, द्विवचन होना चाहिए। उसके बाद में यदि स्वर कोई भी आता है तो साधारण रूप से हम लोग संधि कर देते हैं, लेकिन यहां प्रकृति भाव रहेगा क्योंकि प्रगृह्य को संधि नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्रगृह्य संज्ञका नाम शब्दानाम अच संधि कदापि नैव भवति। प्लुत प्रगृह्यः अचि नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य के बाद में अच होने पर संधि नहीं होगी, नित्य संधि माने होगा ही नहीं संधि, नित्यम, ऑप्शनल नहीं है। ये प्लुत, प्लुत क्या है भवन? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। हाँ हाँ, वो प्लुत वर्ण, बराबर। हाँ, तो ये दोनों में ये लगता है कि हाँ, प्लुत क्या प्रकृति और भाव दीर्घ, नहीं है? दीर्घ इकारांत, उकारांत और एकारांत। देख। हरि एतौ साधु इमौ गंगे एते, स्वर होने से भी नहीं होता है। द्वे अपि, उसमें भी दो अपि नहीं होगा, द्वे तो है तो द्वे तो दो, द्वे ही रहेगा। अब संप्रसारण संज्ञा, जैसे इको यण को इक को यण करते थे, संप्रसारण में यण को इक करेंगे। जो जहां जहां होता है उसको संप्रसारणम बोलते हैं। इज्ञणः संप्रसारणम, इज्ञणः संप्रसारणम। ये जब हम लोग आगे प्रक्रिया में देखेंगे, जैसे वहति क्रियापद है, वह धातु है, हाँ, उसमें आपको उह आपको ऊढ़ करके आ जाता है, ऊढ़ क्ता प्रत्यय। हाँ, वद धातु है तो वच धातु है, उसमें उक्तवा आता है। अब संहिता, संधि और संयोग, ये हम लोग ने समझा था। कौन समझा पाएगा? संहिता किसको बोलते हैं? संहिता जो प्रथम वर्ण से अंतिम वर्ण तक जो भी रुके बिना हम बोलते हैं, रुके बीच में रुके, वो रुकावट नहीं आनी चाहिए, और अंतिम वर्ण तक हम जो एक साथ में बोलते हैं ना, जे हाँ, नहीं, उसमें मैंने सही संहिता का पलम साधारण अर्थ बताइए। भारती जी कुछ बोलना चाहती हैं? अनम्यूट करके बताइए। आपका हाथ आगे दिख रहा है, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं सादी भाषा में बताती हूँ कि दो वर्ण अति से नजदीक आते हैं तो उसको हम संहिता बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझा आपने। परः सन्निकर्षः संहिताः, परः सन्निकर्षः संहिताः। जो दो वर्णों के बीच अतिशय सानिध्यम होता है उसको संहिता बोलते हैं। जैसे भकिनी ने उदाहरण दिया था रामः। रामः, ये जो पद है उसमें रेफ, आकार, मकार, अकार और विसर्ग पंचवर्णाः सन्ति। एतयोः उच्चारणम्, एतेषाम् उच्चारणं कथं करणीयं? विना व्यवधानं करणीयम्। र आ म अ विसर्ग न भवति, एतादृशः उच्चारणं न भवेत्। रामः एव भवति, व्यवधानं न स्यात् कुत्रापि। We cannot say Ra and Maha because this will put a pause in between.
because they are samhita, they are this makara तथा आकार मकारयो अपि संहिता अस्ति. Samhita happens only between two letters, couplets only. रेफ आकार, आकार मकार, मकार अकार, अकार विसर्ग. रामः. Okay, varnanam. Now mind you that word varnanam atishaya sannidhi. What we have learned before is when two hal are combined. Halonantara sanyogaha. What is sanyogaha? Halaha anantaram. Yada teshu anayoh madhye swaraha vivadhanam nasti tada sanyogaha bhavati. When two consonants are spoken without the stoppage of vivadhana of the swara, it is called sanyogaha. Like ksha, agni, gana, gni. So there is no vivadhanam of a swara between gakara and nakara. So samhitayam satyam sayogaha bhavati. Keep this in mind. Sanyoga happens only when there is a sanhita. For the sanyoga to happen, sanhita is essential. Sanhita is just the extreme closeness of the two letters. It can be both swara as well as vyanjana. But sanyoga happens only between vyanjana. Halonantara sanyogaha. But here परः सन्निकर्षः संहिता, उसके बगैर में कुछ भी बैठ सकता है, स्वरा भी होगा, व्यंजन भी होगा. तो संयोग है तो संहिता तो होगी. संहिता है इसीलिए संयोग है. पर सब संयोग संहिता नहीं होते. सॉरी, सब संहिता संयोग नहीं होती, क्योंकि संहिता वर्ण और स्वर और व्यंजन के बीच में भी होती है, लेकिन संयोग सिर्फ हल के बीच में होता है. महोदय पुनः अवगम्यते वा संहिता किं संयोगः किम् इति. हाँ, क्षम्यताम्. संहिता भवती जानाति खलु. स्वरा वर्णानाम् अतिशयित सन्निधिः. सन्निधि, closeness. When they are too close, that we have to speak without any interruption. If I speak Ramaha, there is a sannidhi of refa, akara, makara, akara and visarga. So I cannot say Ra and Maha or Ra'a, Ma'a, visarga. I cannot say that. I have to speak Ramaha because of the samhita. No, Mहोदय, sannidhi. Sannidhi is sanhita itself. Sannidhi is closeness. हाँ, इति एव संहिता न. हाँ, संहिता. Sannikarsha, extreme closeness is samhita. So if sometimes what we say, a person who lives 5 minutes from our house, we say he stays nearby. And if he stays next door to me, we still say he's nearby. But he stays inside my house, we say he's samhita. Inside. यानी के साथ Means very extremely together, close together. So we can touch each other. हाँ. तो जो संहिता है, 7 मिनट पूरा करते हैं. संहिता है वो हेलो, हल वर्ण के उसमें भी होता है, व्यंजन में भी होता है, और स्वर में भी होता है. हाँ, स्वर और व्यंजन दोनों में ही होगा, ये कॉमन है. मगर संयोग केवल हल वर्णों में ही होगा. तो यदि दो हल वर्ण नजदीक आते हैं तो इसको संहिता भी बोलेंगे, संयोग भी बोलेंगे, दोनों बोलेंगे. संहिता तो है ही है. संहिता दो वर्ण के बीच में काम करती है. और संयोग दो व्यंजन के बीच में काम करती है. व्यंजन भी तो वर्ण ही है. मैं क्या संहिता तो होने से ही संयोग है. संहिता होगी तभी संयोग होगा.
अस्तु तर्हि अहं वदामि यत् द्वौ वर्णौ हलन्तः हलः अस्ति तर्हि संयोगितं संहिता तथा च संयोगः वयं वक्तुं शक्नुमः। आप ये ध्यान में रखिए, संयोगः अस्ति चेदेव संहिता अस्ति तथैव संयोगः भवति, अन्यथा न भवति। तत्तु सत्यम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। कुत्र कुत्र संहिता नित्यं कुत्र विकल्पेन भवति। संहितेकपदे नित्या, एकपदे नित्या। यदा रामः, तर्हि रेफ आकार मकार अकारयोः उच्चारणं विना व्यवधानं करणीयम्। संहिता is just the utterance of these letters which are close by. Just the how these varnas are spoken. If we take a break in between, that atishay sannidhi is closed, is broken. Even there is a swara in between, it cannot say we have a sanhita, because it cannot say us. When there is we are talking about the sanyoga happens between two hala only. Like ksha, lagna. But if there is a in between as swara, the sanhita, that swara, sanyoga is no longer there. Now, what is a sandhi? I was teaching about sanhita ekapade nitya, nitya dhatu upasargayoho, nitya samase, vakye tu vivaksham apekshate. एकपदे नित्या धातु उपसर्गयोः आगच्छति। द आम् इति उपसर्गः गम् इति धातुना सह योजयामः चेत् आगच्छति इति रूपं भवति लट् लकारे प्रथम पुरुषे। So we cannot say agच्छति, we have to speak as agच्छति। agच्छति, there is a, if there is a stoppage of more than half matra, it's called avyavadhanam. So we are speaking without any vyavadhanam. So agacchati athva agachat, agacchati, pratyagacchati, prati agacchati, no, pratyagacchati. Yeah. Okay, so this is called धातु उपसर्गयोः मध्ये संहिता अस्ति। समासे नित्यं, समासे अपि नित्य भवति। सीतापति अस्ति, सीतायाः पति, तर्हि सीतापति एवं न वक्तव्यं, सीतापति एव वक्तव्यं। परन्तु वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते। फलं पतति, फलं पतति। यदा मम विवक्षा अस्ति, अहं संहिता न करोमि, तर्हि फलं पतति एवं वक्तुं शक्नोमि। अर्थे भेद न भवति। परन्तु यदा मम विवक्षा अस्ति, यदा संहितायां वदामि फलं पतति, तदा मकारस्य अनुस्वारः भवति, then the sandhi kicks in. फलं मकारस्य पदान्त मकारस्य अनुस्वारः भवति, फलं and patati. In that case, I cannot take a space in between phalam and patati. Phalam patati, I have to state without any stoppage in between. Phalam patati. And here, phalam patati. And there, phalam patati. इत्युक्ते तत्र संहिता अभवत् वा संयोगः अभवत्? नो, यहाँ हम लोग संधि कार्य देख रहे हैं। संहिता तो है ही है, संहिता है तो ही संधि बनेगी। आप पहले ये माइंड में डालिए, संहिता का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम क्लोजनेस। यदि क्लोजनेस होगा तभी तो संहिता बनेगी या संयोग संधि होगी और संयोग होगा। यदि क्लोजनेस ही नहीं रहेगी तो संधि भी नहीं होगी और संयोग भी नहीं होगा।
देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ना, मैंने शेयर किया है वो। देखिए फलम पतति, मैंने अलग अलग लिखा है, पहले फलम और पतति, पदद्वयम् अस्ति अत्र। फलम आम् पतति, पतति। अत्र प्रथम पदस्य अन्ते मकारः दृश्यते। इयं मम विवक्षा अस्ति, एवं लिखामि फलं पतति। परन्तु यदा मम विवक्षा अस्ति, अहं तत्र सन्धि करोमि अथवा संहिता करोमि, दर्शयामि, तर्हि फलं पतति मकारस्य अनुस्वारः भवति, मूनुस्वारः सूत्रेण, तदनन्तरं सन्धि कर्तुं शक्नुमः, फलं पतति। But when I am selling a phalam patati anuswaraha, I cannot have a space in between my pronunciation. Right? अत्र वयं सहेन उक्तवन्तः तत्र अनुस्वारः अभवत् फलं पतति एव। अस्तु। There is no change in the meaning. It's how we do utter the words together. अवगमः। We have learned the word called lopaha when we did the it sanya prakaranam. Tasya lopaha. Lopaha is meant adarshanam lopaha. Yasya darshanam na bhavati. What we cannot see is lopaha. Right? But whatever the it sangyak varnaha asti, tasya lopaha bhavati. Now this महोदय, हाँ, अत्रापि वयम् अदर्शनं तत्र अनुस्वारः अदर्शनं तत्र लोपः, स्थापितं, तर्हि सहेन वक्तव्यम् अदर्शनं लोपः। अदर्शनं लोपः अथवा अदर्शनं लोपः। It is a matter of hardly half matra kala, or when we are saying we are blinking the eye, it is called one matra kala. So half matra is for vyanjanam. Togetherness of vyanjanam, for the sanyoga, two vyanjanam has to be spoken, uttered twice at the same time almost. So if it exceeds half matra kala, then when we are taking it as swara, swara is for one matra kala, hrasva swara. Dirgha 2, pluta 3 and more. But vyanjana is always half matra kala. So lopaha is what we cannot see. Tasya lopaha, it varnasya lopaha bhavati. It's called lopaha. This we cannot see is lopaha. It's a sanya. Now that particular lopaha has been told by Panini by there are 2 to 3 other names like look, shlu, and look. Look, shlu, and look. 3 other words for the same thing, lopaha. Here, pratyasya lopaha, look, shlu, look, etehi vishishta shabdehi kriyate, tadarshasya lopasya kramena, look, shluk, shluka, shlu, look, iti sanya diyate. So if we say shapaha, shlu, in a Juhotyadi Gana, there is a Shap Vikarana Pratyaya and Shlu. That Vikarana is getting lopaha by the special name called Shlu. And why he has used the special word Shlu and not lopaha? Because he wanted to say something else with this. He created a sutram called Shlau. Shlau, Saptami. Shlau. So when there is a shlu pratyaya at the end, after then, whatever comes in the beginning will have a dvitvam. So that is why we find the Juhotyadi ganas and that lakare dvitvam bhavati, dadati, Juhoti, dadhati, because there is a shlu mentioned over there. Shapa vikranasti, parantu tasya lopaha
श्लू इति संज्ञायाः क्रियते. So when he said shlau, all juhotyadi gana dhatu will be have a dvitvam. Similarly, in adadi gana also there is a look. There is a shap asti, look bhavati. So again, all this juhotyagadi adadi gana, there is no called vikarana pratyay. As and ti asti. This is anyatarasyam, va and vibhasha. These are all meant for to alternate. It can happen, cannot happen. It's up to the person. Like some dhatu have two rupas, where we find there are two rupas or more than two rupas in a dhatu or in the lakara rupam, is because of vibhasha or the optional rupam. Now this अवगमनम् द्वित्वा भवति किसमें? तथा च ये श्लू में कि आप अभी नाम जानिए. जिसको लोपः जिसको बोलते हैं उसको पाणिनि ने और 3 जगह यूज किया है, उसका अलग अलग नाम से. लुक, श्लू और लुप. ये 3 नाम अलग अलग जगह पर यूज किए हैं. तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन उन्होंने यूज किए हैं क्योंकि उनको दूसरा कारण से यूज करना था. यदि केवल लोप बोल देते हैं तो लोप सभी तरह यूज नहीं कर सकते. ज्योत्यादि गण में जैसे श्लौ किया तो श्लौ होने से सभी ज्योत्यादि गण की धातु का द्वित्व होगा. यदि वो लोप बोलते तो लोप में तो पूरा सभी का सभी धातु आ जाते, पूरे सभी के गण में धातु आ जाते, सभी गण के. तो ये ज्योत्यादि गण में ही क्यों श्लू किया उसने? उसको श्लौ करना था, इसीलिए श्लौ से द्वित्वम करना था. अस्तु अस्तु. अन्यतरस्याम वा विभाषा, ये ऑप्शनल रूप देते हैं. दिस इज द नेम, जस्ट नोट इट डाउन. देयर इज नथिंग एल्स टू डू विथ इट. व्हेन देयर इज अ सूत्र कम्स विथ वा अथवा विभाषा और अन्यतरस्याम. अब ये जो नदी संज्ञा और घी संज्ञा जानेंगे, वो सामान्य रूप से नाम पद और समास में प्रयोग होती है. We are starting with a dhatu prakriya, so I am just telling you, just keep it in mind. Nadi is what? Nadi sangya is basically used in the samasa. You strakyo nadi. स्त्री आख्यो, जिससे स्त्रीत्व का बोध होता है. और जो दीर्घ इकारांत है और दीर्घ उकारांत है और नित्य स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, उसको नदी संज्ञा बोला जाता है. उसका नामकरण वो ग्रुपिंग किया है. फर्स्ट फीमेल शब्द स्त्रीलिंगवाचक होना चाहिए और ईकारांत उकारांत होना चाहिए. दीर्घ इकारांत और दीर्घ, जैसे कुमारी, गौरी, वधू, चंचू, श्वशु इत्यादि दीर्घ इकारांत शब्द है और स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसकी नदी संज्ञा होती है. इससे बाद में जो बच गए वो सभी घी संज्ञा होगी उसकी. जैसे उसमें दीर्घ इकारांत पकड़ा, दीर्घ उकारांत पकड़ा और बाकी बच गए और ह्रस्व इकारांत हुआ, ह्रस्व उकारांत हुआ और सब पुल्लिंग और सब नपुंसकलिंग की घी संज्ञा हो गई. अस्तु. ठीक है. ऊपर नदी में सिर्फ स्त्रीलिंग को लेना है. हाँ, सिर्फ स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत और उकारांत. हाँ, यहाँ ह्रस्व उसको छोड़ करके बाकी सभी शब्द है वो घी संज्ञा हो गई. यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हाँ, पुल्लिंग में भी आएगा ह्रस्व उकारांत. हाँ, जो पति शब्द है वो स्पेशल शब्द है. वो पति शब्द वो पुल्लिंग शब्द है लेकिन इकारांत शब्द है, लेकिन वो इसमें घी संज्ञा नहीं होगी उसकी, वो समास में घी संज्ञा होगी.
इसमें नहीं होगी। जब समास हम लोग आगे कभी करेंगे तब हम लोग पकड़ेंगे, उसमें कोई और प्रत्यय ऐड होता है तो इसके हिसाब से वो लोग ने दिया हुआ है अलग करके। अब ये संज्ञा हम लोग को ध्यान जानना जरूरी है। घू संज्ञा 5-6 धातु हैं, दा और धा रूप जिसका आता है, दा धा खुदाप, दा धा हु अदाप। जो दाप और दैप छोड़ करके, दो धातु है दाप और दैप, उसको छोड़ करके जो दा और धा धातु है उसको घू आदेश होता है, घू नाम होता है उसका। उसके सूत्र जब हम लोग प्रक्रिया करेंगे तो उसको बोलेंगे घू करके ना बोलेंगे तो हम लोग को 6-7 धातु बची हैं वही हम ध्यान में लेंगे। जैसे ये दारूप धातु है टोटल, उसमें दाप और दैप छोड़ दे, वो नहीं है घू संज्ञा। तो बाकी आ गई डुदाए दाने, दान दाने, दो अवखंडने और देंग रक्षणे। 4 धातु दा रूप है और 2 धातु है वो धा रूप है, डुधाई धारण पोषयो और धेट पाने। ये जो 4 और 2 6 धातु है उसकी घू संज्ञा होगी। ये अभी क्यों बोल रहे हैं कि उसको आगे प्रक्रिया में कुछ बोलना है, 1-2 सूत्र आएंगे जिसमें ये बोलने से 4-6 धातु कवर होगी। तो अभी आप ध्यान में रख लीजिए, लिखना होगा तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइम है आपके पास क्योंकि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आई विल टेक 15 मिनट्स इफ यू वांट टू स्पेयर। पाणिनेः सूत्राणां पद्धति कथम भवति। So we are doing so many sutras and how to read that particular sutras. There are different vibhaktis which are there in the sutras, which are totally different from what we have learned in the vibhakti pratyaya, like Rama, Rama, Ramaha. There's no relation with this. Although the rupa is similar, the meaning is different. Right? Shashti sthane. Shashti, when there is a Shashti, whatever the adesha bhavati, it will be in that place. Shashti sthane yoga. Iko yanachi. Ikaha yan achi. Ikaha is Shashti. Ikaha sthane yan adesha bhavati. So ik varna will be replaced by yan varna. So sixth vibhakti always states that whatever adesha happens, whatever changing happens, it is in my place. Shashti. And again, why have you started? Are? Who is doing this? Sujata Bhagini? सुजाता भगिनी करती। Mahoday, shall we all exit and come back? फिर से बंद करके आ सकते हैं। स्क्रीन शेयर आ गया। हाँ, I have stopped other screen sharing. I never estimated that someone else would also share the screen. So Prathama Vibhakti will be Adesha. Whatever Adesha or Sanya will be there, it will be in the Prathama Vibhakta. Adesha, Agama, whatever. Similarly, Ika, Sarvada. Ika sthane Yana Adesha Bhavati. Yana is Prathama. Yana will be Adesha in the place of Ika. Ika is sixth Vibhakti. Saptami is the Nimittam. नामकरणम् इत्यर्थे किं भवान्? नामकरणं संज्ञा पूर्व कार्यम पर निमित्तम इको यण अचि. Again we'll take the same example. Achi is in Saptami.
So achi is the nimittam. Because of that, this particular karya is happening. If there is no achi, then there is no sandhi at all. Right? For example, Sudhi Adhikam Upasya. Like this is a classical example. Sudhi Upasya is Yana Sandhi. If we don't take the word Upasya, if we just take Sudhi, will there be any change in the Ikara? No. So when the U comes, then only it changes. So Ukara is the nimittam for changing. So Ukara Saptami Vibhakti always indicates the nimittam or the Purva Karyam. Whatever the Karyam happens is Purva before of that. Panchami, that after that. Rashabhyam Unonah Saman Pade. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है महोदय, पंचमी विभक्ति पर कार्य में। अच्छा देखिए, षष्ठी समझ में आया, प्रथमा आ गई और सप्तमी आ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है? नहीं। अच्छा देखिए, पंचमी विभक्ति पर कार्य, इसके कार्य जो बाद होगा वो पंचमी में होगा। हम लोग को अणत्व का एक सूत्र पढ़े हैं, रसाभ्याम नोणः नोणः समान पदे। रसाभ्याम नोणः समान पदे। अणत्व पढ़ा है सब लोग ने आपने? नकार का अणकार होता है, नकार का अणकार होता है। जैसे रामा नाम होता है परंतु लता नाम होता है। एक्चुअली होता है आम लास्ट विभक्ति, तो कभी कभी नाम आ जाता है जो हलंत अजंत शब्द होता है, उसमें नाम लगता है, हलंत में आम रहेगा। तो जहां पर ये रसाभ्याम नोणः समान पदे, तो रेफ और शकार होगा और रकार होगा। रेफ शकार मूर्धन्य शकार और रिकार स्वर, उसके बाद में यदि नकार आएगा, उसके बाद में नकार आएगा। पंचमी रसाभ्याम नो णः, उसका अब यहां पर देखिए नो है, वो क्या है? पंचमी षष्ठी विभक्ति है। रसाभ्याम नो णः, णः प्रथमा विभक्ति है। नो के स्थान पे णः आदेश होगा। कहां पर होगा? रसाभ्याम पंचमी। रसाभ्याम यदि बाद में यदि नः है तो नः के स्थान में ण आदेश होगा। ठीक है? रसाभ्याम नो णः समान पदे। समान पदे ये क्या है? ये सप्तमी विभक्ति है। यदि समान पदे होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन अभी अभी कोई कोई शब्द है जिसमें समान पद में नहीं होने से भी होती है, जैसे रामायणम है, राम आयनम, आयनम जैसे होता है, तो राम का जो भी गायन है कुछ भी है, बट ये दोनों रामायण है, वो एक समस्त पद है, तो पद के हिसाब से उसको आप अलाउ किया हुआ है, लेकिन हमेशा नहीं अलाउ होती है। पद यदि चेंज हो जाएगा तो ये रत्वश का सूत्र नहीं लागू पड़ेगा। इसका उदाहरण आगे जाके मिलेगा। हाँ मिलेगा, जब समास आएगा तब। मैंने अभी आपको ये णत्व प्रक्रिया बताई, प्रक्रिया भी नहीं बताई, मैंने आपको जस्ट इंडिकेशन दिया कि कैसे होता है। रेफ मूर्धन्य शकार के बाद में और रकार, उसके बाद में यदा नकार आता है तो नकार के जगह पर अणकार आदेश होता है। और कब आदेश होता है? समान पदे, वो सप्तमी है, समान पद में होने से ये आदेश होगा तो चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब तृतीया विभक्ति देखते हैं। आपने सबने ष्टुत्व का सब संधि पढ़ा होगा, उसमें आपको तृतीया विभक्ति मिलेगी। स्तोहो श्चुनाश्चुः, श्टुनाष्टुः। श्टुना और क्या है? स्तोहो श्चुना तृतीया विभक्ति है और श्टुना भी तृतीया विभक्ति है। इसमें आगे पीछे का कुछ नहीं होगा, सिर्फ योग है। ये आगे भी हो सकता है तो भी होगा, पर में हो सकता है तो भी होगा। सकार और तवर्ग के स्थान पर होगा स्तोहो। स्तोहो षष्ठी है, सकार और तवर्ग। तोहो कहां से आया?
चकार और त वर्ग जो है, तो ओहो कहाँ से आया? ओहो तो षष्ठी विभक्ति है। किसकी? तो तकार तो नहीं, तकार की षष्ठी विभक्ति कहाँ से होगी? आप समझिए, मैंने क्यों बोला, मैंने पूछा, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा, इसीलिए जब मैं बोलता हूं तवर्ग, तो हम लोग आगे में क्या पढ़े थे? पू चू टू तू पू, हाँ उदी तहा। जब मैं हाँ कंप्लीट वर्ग को बोलता हूं तो उसको तुकार बोलते हैं, तू, पू चू टू तथा तू। दधन। तो मैं तथा दधा नहीं बोलूंगा, मैं केवल तू बोल दूंगा, तो हाँ पांचों वर्ण स्वीकार हो जाएंगे उसमें। हाँ तो दंत सकार और तू, हम्म, उसकी षष्ठी विभक्ति, आप गुरु की शब्द षष्ठी विभक्ति लिखिए, गुरो हो होती है। गुरु, गुरो हो, गुरो हो। स्तो हो, उकार की हाँ षष्ठी होगी, पंचमी होगी ओ हो। तो षष्ठी विभक्ति स्तो हो, चूना, चूना मकर, तालव्य शकार और चवर्ग। इसमें तृतीय हाँ विभक्ति है, वो आगे भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, कहीं भी होगा, लेकिन चेंज कहाँ होगा? स्तो हो। चेंज दंत सकार और तवर्ग में ही होना है। हाँ मामा। तालव्य शकार और चवर्ग आगे भी हो तो भी चलेगा, पीछे भी हो चलेगा, लेकिन चेंज कहाँ होगा? दंत सकार तकार और तालव्य शकार में। तालव्य शकार में होगा। और क्या होगा? स्तोहो, चुना, चुना, श्चुहु, श्चुहु। चूह। ये प्रथमा विभक्ति में है, श्चुहु। हाँ हाँ तालव्य हाँ शकार और चुहु, तो प्रथमा चू विभक्ति। गुरुहु, आप पकड़िए, गुरुहु शब्द, हम्म गुरुहु प्रथमा विभक्ति में है, शुहु हम्म वो भी वो प्रश्न प्रथमा है। विभक्ति में है, वो आदेश है। हाँ तो क्या समझे? स्तोहो को यदि चुना का संयोग होता है तो उसको चुहु आदेश होगा। हाँ सकार और च वर्ग का वर्ण। हाँ, सकार और तवर्ग को यदि कहीं पर शकार और चकार सामने बगल बगल में मिल गए, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो चेंज किस में होगा? जहां पर षष्ठी विभक्ति है। और क्या तो चेंज होगा? चुहु, वो हम्म, प्रथमा विभक्ति में है। हाँ वो परिणाम तालव्य मिलेगा। शकार और चवर्ग। हम्म, आम सिमिलरली स्टुनाष्टुहु, हम्म, स्तोहो स्टुनाष्टुहु, अनुवृत्ति आएगी, स्तोहो स्टुनाष्टुहु। सकार तवर्ग के बाद में यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग है तो भी उसको सकार तवर्ग को स्टू आदेश होगा, स्टुहु। वो इसमें दोनों में तृतीय विभक्ति है, आगे भी हाँ हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। चूना। मैथिली भगिनी अवगन्तुं शक्नोति खलु? I am trying to wrap my head, Mahodaya. तो किंचित किंचित Is अवगतम्. hitting rapidly? No, because I'm still a little new to Vyakarnam, in the concept of Vyakarnam. So I'm trying to wrap my head about So it. this is a sandhi, what we have learned in the Sanskrit Bharati level 2, level 3. So I am just going through that. I had understood that you have all taken this exam. No, I have not done Kovida Mahodaya. I was supposed That to is write not Kovida. This is Shiksha, second level sandhi. Shtutva. Stutva and all these are third level shiksha. I Okay, didn't doesn't write matter. the exam this time. Okay, Because doesn't matter. जो सर्वे प्रत्याहार शब्दाः हलन्तः एव, दा, इक, यण, अच, हल, सभी हलंत शब्द होते हैं। प्रत्याहार में हमेशा हलंत होता है, जैसे इक हुआ, अण हुआ, जो भी है हलंत है। तो इक जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति होगा इकह, पंचमी षष्ठी दोनों ही इकह हुआ। अचह, अच की सप्तमी विभक्ति हुआ अचि। यण इत्यस्य प्रथमा एव अण, यण। तो इकः स्थाने यण आदेशः अचि परे, अचि परे कोई भी अच होगा तो इक के स्थान में यण आदेश होगा। आम
चलिए, अभी तो बहुत टाइम हो गया, समाप्त करते हैं। शंका अस्ति वा? न महोदय। अग्रिमे रविवासरे एका लघु परीक्षा भविष्यति, कृपया सर्वे पठित्वा आगच्छन्तु। किन्तु तदनन्तरं अहं बिभेमि, क्या अहं हुआ? बिभेमि महोदय, अहं बिभेमि केन परीक्षा। कारणेन बिभेति भगिनी? आरम्भः अधुना एव कृतः अहं, तो पूर्वस्य चिन्ता मास्तु, किञ्चित् स्मरति। चिन्ता मास्तु, यदा समयः लप्स्यते चेत् मम पूर्वपाठितानां वर्गाणां वीडियो मुद्रणानि लभ्यन्ते, आम्, अहं पश्यामि। पश्यन्तु। शक्यमिति अहं करिष्यामि। अस्तु अस्तु तर्हि स्थगयामः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। नमो नमः।